रात के घने सन्नाटे को चीरती हुई एक तीखी घंटी बजती है जो आधुनिक काउच पर बिखरी फाइलों के बीच रखे फोन से आ रही थी। विक्रांत ने बिना स्क्रीन देखे फोन को उठाया और बिना सोचे समझे उसका पावर बटन दबाकर उसे पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया। उसके चेहरे पे फैली शिकन और माथे पे उभर आई नसें उसकी चरम झुंझलाहट को साफ बयां कर रही थी। उसके ठीक सामने खड़े कबीर ने अपनी गहरी खोजी निगाहों से उसे देखा और कमरे की भारी हवा को भांपते हुए अपनी बात रखी। यार विक्रांत, पिछले 2 घंटों में ये शायद 12वीं बार तुम्हारा फोन बजा है। आखिर कौन है जो इस कदर तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों घूम रहे हो? विक्रांत ने एक लंबी थका देने वाली सांस खींची और अपने घने बालों में उंगलियां फेरते हुए सोफे के कोने पे टिक गया। उसके लहजे में एक ऐसी करवाहट थी जो सालों के संचित मलबे से निकलकर आ रही थी। उसने कबीर की तरफ देखे बिना कहा कि ये मिस्टर वर्धन है जो मेरे सो कॉल्ड डैड है, जो आज 5 साल बाद भी अपनी उसी जिद की सड़ी गली जमीन पे खड़े हैं जहां मैं उन्हें छोड़कर गया था। उन्हें लगता है कि उनका करोड़ों का कंस्ट्रक्शन एम्पायर और उनकी बनाई वसीयत मेरे फैसले को खरीद सकती है। कबीर ने बड़ी बेबसी और अफसोस से अपने इस कामयाब लेकिन भीतर से पूरी तरह टूटे दोस्त को देखा। उसके पास आकर विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम आज ही न्यूयॉर्क से एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट बनकर लौटे हो। तुम्हारा पूरा करियर, तुम्हारी पहचान सब बदल चुकी है, लेकिन तुम अपने खुद के घर नहीं गए। आते ही सीधे मेरी इस बेहद सादे ढंग से हो रही शादी के वेन्यू पे आ गए। क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए था, जो शायद सालों से सिर्फ तुम्हारा रास्ता देख रही है? कबीर जानता था कि इन बातों का विक्रांत पे कोई असर नहीं होने वाला, और हुआ भी नहीं। और हुआ भी वही। विक्रांत के चेहरे पे एक सर्द पथरीली गंभीरता छा गई। वो अपनी जगह से बिजली की फुर्ती से खड़ा हुआ और उनकी नीली आंखों में एक ऐसी नफरत कौंध गई जो किसी गहरे घाव से जन्मी थी। उसने कबीर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि कबीर, अगर तुम भी मुझे वही घिसी पिटी पारिवारिक नसीहतें देने लगो तो मैं इसी पल तुम्हारी इस खुशियां भरी महफिल को छोड़कर चला जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, उस घर के उस दमघोंटू माहौल के लिए नहीं जहाँ किसी अनजान वजूद को जबरन मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। कबीर ने अपने दोस्त की इस बेवजह की जिद और उसके भीतर सुलगती आग को देखा, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें गूंज उठी। दुल्हन की गाड़ी आ चुकी थी और कबीर, जो इस महफिल का दूल्हा था, उसे बाहर जाना ही था। उसने अपनी खाली ग्लास टेबल पे रखा और विक्रांत को एक शांत नजर से देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। विक्रांत ने अकेले होते ही अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उसे फिर से ऑन किया, क्योंकि उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक बेहद जरूरी इंटरनेशनल कॉल का इंतजार था। वो ज्यादा देर तक खुद को दुनिया से काट नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर नेटवर्क की लाइंस उभरी, एक बार फिर वही चिर परिचित नंबर स्क्रीन पर चमचमाने लगा। गुस्से से पागल होकर विक्रांत ने फोन को टेबल पर इतनी जोर से पटका कि पास ही रखी पानी का ग्लास थरथरा उठा। उसने अपने होठों को भींचते हुए टेबल पर एक मुक्का मारा और बुदबुदाया कि आखिर डैड को ये खबर किसने दी कि मैं इंडिया लैंड कर चुका हूँ। उसके इस हिंसक बर्ताव को देखकर शादी के हॉल में मौजूद कुछ संभ्रांत मेहमानों ने उसे अजीब नजरों से देखा, जिसे भांपकर विक्रांत ने तुरंत अपना रुख मोड़ लिया और खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांसें लेने लगा। दरवाजे से कबीर अपनी नई नवेली दुल्हन का हाथ थामे हॉल के भीतर दाखिल हो रहा था और उनके पीछे रिश्तेदारों और दोस्तों का एक हंसता मुस्कुराता हुजूम था। विक्रांत एक कोने में खड़ा इस पूरे दृश्य को बड़ी निरपेक्षता से देख रहा था कि तभी अचानक उसकी नजरें उस हुजूम के पीछे ठीक पीछे ठहर गई। उसकी सांसें जैसे एक सेकंड के लिए थम गई और हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास जरा सा छलक गया। उन तरक भरक वाले कपड़ों के बीच उसे एक गहरे काले रंग की बेहद सादी खादी साड़ी की झलक दिखाई दी थी। उस साड़ी को पहने हुए जो लड़की वहां खड़ी थी, वो उस पूरे हॉल के कृत्रिम उजालों में किसी शांत रहस्यमयी कविता जैसी लग रही थी। उसका कद लंबा था, उसका वजूद बेहद नाजुक लेकिन गरिमा में से भरा हुआ था। उसने बिना किसी गहरी गहने तरक भरक के फूल स्लीव्स के एक बंद गले के ब्लाउज के साथ उस साड़ी को इतनी नजाकत से कैरी किया था कि उसकी सादगी ही सबसे बड़ा आकर्षण बन गई थी। वो अपनी बारीक हील्स पर बेहद सधे हुए शांत कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। विक्रांत जैसे किसी गहरे सम्मोहन में
अपनी जगह से उठा हुआ था। उस लड़की के चेहरे पर शादी की कोई आम बनावटी मुस्कुराहट नहीं थी और न ही वो इस कानफोरू संगीत और शोर शराबों का हिस्सा बनना चाहती थी। दिख रहा था जैसे ही कबीर और उसकी दुल्हन स्टेज की तरफ बढ़े, सारे मेहमान आपस में व्यस्त हो गए। सिर्फ वो लड़की थी जो बड़ी खामोशी से हर किसी की नजरों से बचती हुई हॉल के सुदूर दाईं तरफ लगे एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गई और वहां जाकर बैठ गई। विक्रांत की तीखी परखने वाली निगाहों ने उसका एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड कर लिया था। अगर वो कोई आम लड़का होता तो शायद झिझकता, बात करने के बहाने ढूंढता या कोई ऊंची चाल चलता, लेकिन वो विक्रांत वर्धन था जिसने आज तक न्यूयॉर्क के सबसे एलिट सर्कल्स में भी किसी लड़की को मुड़कर नहीं देखा था। और आज जब कोई वजूद सीधे उसके दिल पर दस्तक दे चुका था तो उसने एक सेकंड की भी देरी नहीं की। अपना ग्लास टेबल पे टिकाते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि उसके कदम उस लड़की की टेबल तक पहुंचते, एक भारी और रसूखदार आवाज ने उसका रास्ता रोक लिया। विक्रांत ने अंदरूनी झुंझलाहट को दबाते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसे तुरंत अपने चेहरे के भावों को एक प्रोफेशनल मुखौटे में बदलना पड़ा। उसके सामने शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून और मीडिया मोगल समर प्रताप सिंह खड़ा था। समर ने अपनी महंगी सिगार को एक तरफ करते हुए बड़े तपाक से विक्रांत से हाथ मिलाया और कहा कि अरे विक्रांत साहब, आप कब न्यूयॉर्क से वापस लौटे? आपके उन नए इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर डिजाइन की तो पूरी यूरोप में धूम मची हुई है। आप तो अब भारत में अपनी खुद की एक बहुत बड़ी फर्म शुरू कर देनी चाहिए। आखिर जितना आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसका कोई मुकाबला नहीं है। विक्रांत ने अपने चेहरे पे एक बेहद औपचारिक और ठंडी मुस्कान लाते हुए हाथ मिलाया, क्योंकि उसे अपनी तारीफों के पुल सुनना कभी पसंद नहीं था। उसने कहा कि जी शुक्रिया मिस्टर समर, मैं बस आज ही सुबह लौटा हूँ और फिलहाल किसी बड़े प्लान पे काम करने के पहले कुछ चीजें शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। बात करते हुए भी विक्रांत की नजर एक लगातार उस लड़की पे टिकी थी जो अब भी अपनी टेबल पर अकेली बैठी किसी सोच में डूबी थी। विक्रांत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी कि कहीं वो इस बातचीत के दौरान ही उठकर चली न जाए, लेकिन समर प्रताप सिंह उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत रियल एस्टेट मार्केट और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। समर पूरी तरह से विक्रांत के काम और उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित दिख रहा था, क्योंकि विक्रांत कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो अखबारों के बिजनेस पेजों से गायब रहता। समर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अरे आप रुकिए, मैं आपको किसी बेहद खास से मिलवाना चाहता हूँ जो मेरे इस नए प्रोजेक्ट की रीड है। समर ने उसे बैठने का इशारा किया तो विक्रांत ने झुंझलाकर घड़ी देखी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो लड़की अब अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। विक्रांत को उस पल समर पर बेहद गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल उसके पैर जमीन से चिपक गए, क्योंकि वो लड़की कहीं और नहीं बल्कि सीधे उन्हीं की तरफ आ रही थी। विक्रांत के सीने के भीतर धड़कनें बेकाबू होकर बजने लगी। उसी वक्त उसकी जेब में रखा फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ। उसने बिना मन के फोन निकाला तो स्क्रीन पर उसके डैड का एक टेक्स्ट मैसेज फ्लैश हो रहा था। उसमें लिखा था कि तुम मेरी कॉल्स को लगातार इग्नोर कर रहे हो विक्रांत। आखिर तुम अपने खुद के घर पैर क्यों नहीं रखना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास है? विक्रांत ने गुस्से में अपना सिर झटका और स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ाते हुए एक तीखा जवाब टाइप किया कि मैं आपके घर सिर्फ और सिर्फ उस अनपढ़ और पिछड़ी हुई लड़की की वजह से नहीं आना चाहता जिसे आपने 4 साल पहले मेरे नाम के साथ एक बंद कमरे में बांध दिया था। जब तक आप मुझे उस कागजी निगाह से उस जबरन थोपी गई शादी से तलाक की पूरी इजाजत नहीं देंगे, मैं उस दहलीज को पार नहीं करूंगा। मैं जब भी आऊंगा डिवोर्स पेपर्स मेरे हाथ में होंगे और उस लड़की के दस्तखत उस पर होने चाहिए। ये मेरी वापसी की इकलौती शर्त है। अगर आपको ये मंजूर है तो हाँ कहिए, मैं आज ही रात की फ्लाइट पकड़कर आ जाऊंगा। मैसेज सेंड करते ही विक्रांत ने जैसे ही अपना सर उठाया, एक बेहद भीनी सौंधी और मदहोश कर देने वाली खुशबू सीधे उनके नथनों से आकर टकराई। वो काली साड़ी वाली नाजुक सी लड़की अब इन उनके सामने खड़ी थी। समर प्रताप सिंह के चेहरे पर एक गर्व और गहरी आत्मीयता की चमक उभर आई। उसने बड़े ही प्यार और हक से उस लड़की के कंधे के इर्द गिर्द अपना हाथ फैलाया और विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा कि विक्रांत, मिलिए इनसे। ये कायनात है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, मेरी जान। मेरा इनके साथ एक बेहद खास और अटूट रिश्ता है। समर के इन शब्दों को सुनते ही विक्रांत का दिमाग जैसे किसी भयानक धमाके के साथ सुन्न हो गया।
कायनात के चेहरे पर समर के इस बर्ताव के बावजूद कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने विक्रांत को देखकर अदब से सलाम करने की भी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी घनी लंबी पलकों को जरा सा झपकाते हुए बस एक ठंडे आवाज में अपने सर को हिला दिया। उसी भयानक मोड़ पर विक्रांत के हाथ में पड़ा मोबाइल एक बार फिर जल उठा। उसके डैड का एक और मैसेज आया और इस बार उसके साथ एक अटैचमेंट भी था। मैसेज में लिखा था कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम तलाक ले लो। वैसे भी कायनात अब इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने वतन वापस जा चुकी है। ये तुम्हारी वही बीवी है जिसे तुम बिना देखे ही एक बोझ समझ रहे हो। तुम डिवोर्स पेपर तैयार रखना, मुझे अब कोई एतराज नहीं है। विक्रांत ने एक बेहद बेरुखे और उदासीन इंसान की तरह उस तस्वीर पर क्लिक किया। जैसे ही वो इमेज डाउनलोड हुई, उसका पूरा वजूद थरथरा उठा, मानो आसमान से कोई जलता हुआ पहाड़ धीरे उसके रूप पे आ गिरा हो। तस्वीर में एक बेहद सादे ढीले ढाले सलवार कमीज में लबे बिखरे बालों वाली जो लड़की कैमरे की तरफ देखकर मासूमियत से मुस्कुरा रही थी, वो कोई और नहीं थी, वो हूबहू वही लड़की थी जो इस वक्त एक बेहद कीमती काली साड़ी पहने समय प्रताप सिंह के इतने करीब खड़ी थी। विक्रांत ने पूरी तरह से अविश्वास और गहरे सदमे में अपना सर उठाया। उन दोनों चेहरों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। वही तीखे नैन नक्श, वही गहरी नीली आंखें जो इस वक्त उसे पूरी तरह अजनबी बनकर देख रही थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को जूम किया। उसका दिल छाती को फाड़ कर बाहर आने को मचल रहा था। समर ने विक्रांत के चेहरे की हवाइयां उड़ती देखकर उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि क्या हुआ विक्रांत साहब, आप अचानक इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? विक्रांत का शरीर जैसे पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी ढीली हुई कि मोबाइल सीधे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरा। उसने अपनी दुनिया के सारे होश खोकर उस लड़की को देखा जो कागजों पर उसकी कानूनी बीवी थी। उसके सूखे होठों से एक थरथराती हुई सरसराहट के साथ सिर्फ इतना निकला कि इनका इनका असली नाम क्या है? समर ने विक्रांत के इस अजीब बर्ताव पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा कि इसका हुस्न और इसकी खामोशी हर किसी को ऐसे ही सख्ते में डाल देता है। वैसे दुनिया इसे कायनात के नाम से जानती है। समर ने एक बार फिर कायनात के कंधे पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया और कायनात ने भी जैसे एक बेहद यांत्रिक बनावटी मुस्कान समर की तरफ उछाली। विक्रांत के भीतर जैसे मर्यादा और धीरज का कोई बहुत बड़ा बांध तरक कर टूट गया। वो खुद को एक सेकंड के लिए भी काबू में नहीं रख पाया। अपनी पूरी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने समर प्रताप सिंह को इतनी जोर से पीछे धकेला कि समर लड़खड़ा गया। विक्रांत ने पूरे हॉल को कांपते हुए एक हिंसक दहाड़ लगाई कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी बीवी को इस तरह हाथ लगाने की? उस आलीशान हॉल में जैसे एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। बज रहा संगीत बंद हो गया और हर एक मेहमान मुड़ मुड़ कर इस हाई प्रोफाइल ड्रामे को देखने लगा। समर लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटा था। उसके चेहरे पर एक रईस बिजनेसमैन की शालीनता की जगह एक खूंखार शक्ल उभर आई। उसने चिल्लाकर कहा कि ये क्या तमाशा है? कैसी बीवी? कौन सी बीवी? कायनात, ये पागल आदमी क्या बकवास कर रहा है? समर का ईगो इस सरेआम बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कायनात का चेहरा अपनी तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन विक्रांत की बर्दाश्त की सीमा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने झटककर कायनात के नाजुक बाजू को अपनी फौलादी गिरफ्त में लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए गुर्राया कि मैंने कहा दूर रहो मेरी बीवी से, हाथ मत लगाना उसे दोबारा। वो काली साड़ी वाली लड़की जो अब तक किसी बेजान पत्थर की मूरत की तरह शांत खड़ी थी, उसने अचानक एक झटके से अपना रुख विक्रांत की तरफ किया और इससे पहले कि विक्रांत अपने हक का कोई और दावा कर पाता, उस लड़की ने पूरे हॉल के सामने एक सनसनाती हुई चोट विक्रांत के दाहिने गाल पर दे मारी। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तीखी थी कि पूरे हॉल में सुई पटक सन्नाटा छा गया। लोग अब अपनी कुर्सियों से उठकर इस तमाशे का मजा लेने लगे थे। कायनात ने एक झटके से अपना बाजू विक्रांत की पकड़ से आजाद कराया। उसकी उन बड़ी बड़ी नीली आंखों में गुस्से और आंसुओं का एक मिला जुला सैलाब उमड़ गया था। उसने कांपती लेकिन बेहद तीखी आवाज में कहा कि किस हक से आपने मुझे हाथ लगाया? दूर हटिए मुझसे। आखिर है कौन आप? और ये क्या बदतमीजी है? विक्रांत ने अपने जलते हुए गाल पे हाथ रखा। उसकी आंखों में अविश्वास के आंसू थे। उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो कायनात, हमारा निकाह हुआ था आज से 4 साल पहले। मैं विक्रांत हूँ, विक्रांत वर्धन। क्या तुम सब कुछ इतनी आसानी से भूल गई? विक्रांत जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा,
कायनात ने उस शांत चेहरे पर जैसे गहरे दर्द और पैनिक की दरारें उभर आई। वो लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हटी और अपने सिर को जोर जोर से हिलाते हुए बोली कि मैं किसी विक्रांत वर्धन को नहीं जानती। दूर हो जाओ मुझसे और दोबारा कभी मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। जैसे ही वो पीछे हटी, उसकी साड़ी का पल्लू उसकी हिल के नीचे आ गई और वो बुरी तरह संतुलन खो बैठी। विक्रांत उसे थामने के लिए बेतहासा आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही समय प्रताप सिंह ने फुर्ती से आगे बढ़कर कायनात को अपनी बाहों में संभाल लिया। कायनात ने समर की छाती से लगकर अपने भीगी हुई आवाज में कहा कि समर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं एक पल भी इस पागल इंसान के सामने नहीं रुक सकती। विक्रांत ने जब अपनी बीवी के मुंह से किसी और मर्द के लिए ये अपनापन सुना, तो वो एक बार फिर पूरी ताकत से दहाड़ा कि आखिर ये क्या खेल चल रहा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? समर ने मुड़कर विक्रांत पर एक बेहद हिराकत भरी निंदात्मक निगाह डाली और कायनात को लेकर हॉल के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। आसपास मेहमानों का एक पूरा हुजूम जमा हो चुका था जो फुसफुसा रहा था। विक्रांत ने अपनी दोनों मुठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। वो भूल गया था कि ये उसके सबसे अजीज दोस्त कबीर की शादी का दिन था और वो पहले ही बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर चुका था। उसने फर्श पर गिरे अपनी फोन उठाया और जैसे ही मुड़कर देखा, वो काली साड़ी वाली लड़की उस भीड़ में कहीं ओझल हो चुकी थी। समर उसे ले जा चुका समर उसे लेकर जा चुका था। तमाशा खत्म होते ही लोग धीरे धीरे हटने लगे। विक्रांत ने अपने कांपते हाथों से मोबाइल की स्क्रीन को जूम करके दोबारा देखा। वही चेहरा, वही गहरी आंखें और हंसते वक्त गाल में पड़ने वाला वही छोटा सा डिंपल जो तस्वीर में था, वही उस लड़की के चेहरे पे भी था। विक्रांत के भीतर पछतावे और आत्मलग्नि का एक ऐसा सैलाब उठा जिसने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसने खुद से कहा कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने उस वक्त सिर्फ अपने अहंकार में आकर इस लड़की की एक तस्वीर तक देखना गवारा नहीं किया, सिर्फ उस वसीयत के कागज पर अपने दस्तखत करके भाग गया। लेकिन अब उसके सामने हजारों सुलगते हुए सवाल थे। अगर वो उसकी कानूनी बीवी थी तो वो समर प्रताप सिंह जैसे एक रसूखदार और सातिर आदमी के साथ शहर के इतने बड़े इवेंट में क्या कर रही थी? उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता था? एक पवित्र निगाह के बंधन में बंधे होने के बावजूद वो किसी और मर्द के इतने करीब कैसे हो सकती थी? और जितना उसके डैड ने बताया था, वो तो गांव की एक बेहद सीधे साधे पिछले माहौल में पली बड़ी लड़की थी। विक्रांत ने बेबसी से अपने होठ बीचे। उसे वो 4 साल पुरानी रात याद आई जब उसने निकाह की खबर सुनते ही बिना सोचे समझे फोन पर उस बेगुनाह लड़की को कितनी खड़ी खोटी सुनाई थी। वो अब उस हॉल में और नहीं रुक सकता था। वो तेजी से बाहर निकला और अपनी कार स्टार्ट करके सीधे अपने उस पैतृक घर की तरफ बढ़ गया जिसे उसने 5 साल से छोड़ रखा था। जब विक्रांत ने 5 साल बाद अपने उस आलीशान वर्धन मैंशन की दहलीज पर कदम रखा, तो उसकी माँ सुमित्रा जी उसे सामने खड़ा देखकर पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ थामना चाहा, लेकिन विक्रांत के चेहरे की पथरीली कठोरता देखकर रुक गए। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा कि विक्रांत, आखिर हमारे बीच ऐसी भी क्या नाराजगी है? मेरे बच्चे, अगर तुम इस रिश्ते से, इस शादी से खुश नहीं थे तो तुम इसे कानूनी तौर पर खत्म क्यों नहीं कर देते? लेकिन इस तरह हमसे, अपनी माँ से अपना रिश्ता तो मत तोड़ो। विक्रांत ने बेबसी और हताशा में अपना माथा मत डाला। उसने बिना कोई भूमिका बांधे अपना मोबाइल टेबल पर खिसकाया और बेहद कड़े लहजे में पूछा कि माँ, ये जो तस्वीर डैड ने मुझे भेजी है, क्या ये वाकई उसी लड़की की है जिसके साथ मेरा 4 साल पहले जबरन निकाह पढ़वाया गया था? सुमित्रा जी के चेहरे पर एक गहरा असमंजस फैल गया। उन्होंने कहा कि हाँ विक्रांत, ये वही कायनात है। भला हम तुम्हें किसी और की तस्वीर क्यों भेजेंगे? ये तस्वीर भी तुम्हारे पिता ने मुझे कहकर इसीलिए मंगवाई थी कि शायद अपने बीवी का ये मासूम चेहरा देखकर तुम्हारा इरादा बदल जाए और तुम घर लौट आओ। लेकिन खैर, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम कोर्ट के जरिए उनका सब अधूरा ही रह गया। क्योंकि विक्रांत पूरी तरह निढाल होकर सोफे पे गिर पड़ा था। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते हुए कहा कि माँ, मैं आज उसी लड़की से शहर के एक बहुत बड़े वेन्यू में मिलकर आ रहा हूँ, लेकिन वो उस सादे हुलिये में नहीं थी। वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून समर प्रताप सिंह के साथ थी और समर उसे अपनी जान कह रहा था। मेरा खून खौल उठा। माँ, जो लड़की मेरे निकाह में है वो कैसे किसी और गैर मर्द के साथ इस तरह सरेआम घूम सकती है? विक्रांत ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके डैड मिस्टर वर्धन, जो उसी वक्त कमरे में दाखिल हुए थे,
उन्होंने हैरत से आगे बढ़कर टेबल से मोबाइल उठाया और विक्रांत की बात सुनकर बेहद चौंकते हुए बोला कि ऐसा कैसे मुमकिन है विक्रांत? कायनात तो इस वक्त अपने उसी पैतृक गांव की हवेली में मौजूद है, जहां वो हमेशा से रहती आई है। वो अगर इस शहर में आती तो सबसे पहले हमें पता चलता। वो मेरी सगी बहन की अनाथ बेटी है। मिस्टर वर्धन के चेहरे पर गहरी चिंता और अविश्वास के भाव थे। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और गांव के नंबर पर कॉल किया। कुछ मिनटों तक वो किसी बेहद गंभीर लहजे में बात करते रहे और फिर फोन काटकर विक्रांत की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि देखा विक्रांत, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कायनात अपनी माँ के साथ उसी हवेली में मौजूद है और उसने पिछले 6 महीनों से गांव की दहलीज पार नहीं की है। अगर तुम्हारे मन में कोई और शक है तो तुम खुद वहां जाओ और अपनी आंखों से सच देख लो। विक्रांत अपनी बंद मुट्ठी को अपने होठों पर जमाए कुछ लम्हों तक अपने पिता को देखता रहा। उसके भीतर जो सवाल उठ रहे थे वे उसे पागल कर देने के लिए काफी थे। उसे हर हाल में उन सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए उसने एक पल भी आराम करने की कोशिश नहीं की। वो तुरंत उठा, अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले और उल्टे कदमों घर के बाहर निकल गया। उसकी स्पोर्ट्स कार अब उसी उभार खवार धूल भरी कच्ची सड़कों वाले गांव की तरफ दौड़ रही थी, जिसकी मिट्टी से उसे हमेशा से एक एलिट क्लास होने के नाते घबराहट होती थी। उसे उस गांव से जुड़े हर एक रिश्ते से चिढ़ थी, क्योंकि वो आधुनिक दुनिया, न्यूयॉर्क की चमचमाती रातों और हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल को पसंद करने वाला इंसान था। कार चलाते हुए उसे याद आया कि 4 साल पहले जब उसका न्यूयॉर्क का वीजा और स्कॉलरशिप कंफर्म हुई थी तो वो कितना खुश था। पूरे खानदान में उसकी बुद्धिमानी और उसके आर्किटेक्चर सेंस के चर्चे थे, लेकिन वो अपनी ही एक अलग धुन में रहता था। वो हमेशा स्कूल, कॉलेज और फिर बड़े प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर खानदान के हर पारिवारिक समूह से बचता आया था। लेकिन उस मनहूस शाम को जब वो अपना सूटकेस पैक कर रहा था, तब उसकी माँ सुमित्रा ने कमरे में आकर बेहद बुझी हुई आवाज में कहा था, विक्रांत, आज रात फ्लाइट से पहले तुम्हारा निकाह तय किया गया है, तुम्हारी फूफो की बेटी कायनात के साथ। विक्रांत ने उस वक्त अपनी माँ की इस बात पर एक तीखा अट्टास किया और कहा था कि माँ, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक है? मेरी कुछ घंटों में इंटरनेशनल फ्लाइट है और तुम मेरे निकाह की बात कर रही हो। क्या तुम इन दोनों चीजों के बीच का अंतर भूल गई हो? उसने अपनी आखिरी शर्ट को तय करके सूटकेस में बंद किया। तब सुमित्रा ने एक गहरी सांस लेकर कहा था कि ये तुम्हारे पिता का आखिरी हुक्म है विक्रांत। उनका कहना है कि अगर तुम बिना निकाह किए बाहर चले गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे, और उन्होंने बरसों पहले अपनी मरती हुई बहन को ये जुबान दी थी कि वो उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। ये सुनते ही विक्रांत का दिमाग भग से उड़ गया। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया था, जहां मिस्टर वर्धन वाकई फोन पर मौलवी साहब और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुला रहे थे। विक्रांत ने चिल्लाकर कहा था कि ये क्या घटिया मजाक है डैड? कैसा निकाह और किसके साथ? कौन है वो लड़की जिसे आपने बिना मेरी मर्जी के मेरी जीवन संगनी चुन लिया है? मैं अपने करियर के इस मुकाम पर ऐसा कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर वर्धन ने अपने इस इकलौते आजाद मिजाज और घमंडी बेटे पर एक ठंडी नजर डाली और बेहद सख्त लहजे में कहा कि निकाह तो तुम्हें आज ही करना होगा विक्रांत, वरना तुम आज के बाद कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। मेरी बेवा बहन ने सालों तक उस गांव की हवेली में अपने ससुराल वालों के जुल्म और सितम सहे हैं, और मैंने उसे जुबान दी थी कि मैं उसकी बेटी को इस घर की इज्जत बनाऊंगा। वो लोग बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। विक्रांत ने उस वक्त दो टूक शब्दों में इनकार कर दिया था, लेकिन उसके इस इनकार के जवाब में मिस्टर वर्धन ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और उनकी पीली पड़ती रंगत देखकर विक्रांत को गहरे खतरे का एहसास हुआ था। उसके डैड सालों से दिल के मरीज थे और डॉक्टर ने साफ कहा था कि कोई भी बड़ा शौक उनके लिए जानलेवा हो सकता था। अपनी इसी बेबसी और डैड की गिरती सेहत के आगे घुटन टेकते हुए विक्रांत ने उस वक्त अपने होंठ भींचकर कहा था कि ठीक है, मैं इस कागजी तमाशे के लिए तैयार हूँ। घर में चंद लोग जमा हो चुके थे, लेकिन विक्रांत की भी शक्ल देखे बिना वापस अपने कमरे में चला गया था। कुछ घंटों बाद उसका वो ख्वाब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। जब निकाह का वक्त आया, वो एक मरे हुए मन से नीचे उतरा। हॉल के सोफे पर काले रंग की चादर में लिपटी एक गहरी जैसी बनी उस लड़की को देखकर उसे इतनी घृणा महसूस हुई थी कि उसने उसकी तरफ नजर उठाकर देखना भी पाप समझा। उस लड़की ने एक लंबा भारी घूंघट निकाल रखा था और बेहद भड़कीले देहाती चमकदार लिबास में बैठी थी।
विक्रांत ने बिना उसकी आवाज सुने, बिना उसका चेहरा देखे, हर उस पन्ने पर अपने दस्तखत कर दिए जहां मौलवी ने इशारा किया। और जैसे ही दस्तखत मुकम्मल हुए, उसने पेन को फर्श पर फेंकते हुए खड़े होकर पूरे खानदान के सामने कहा था कि मैंने आप सबकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दी, लेकिन अब आज के बाद कोई मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कभी इस वतन वापस लौटूं, तो इस अनपढ़ देहाती बोझ को मेरे पीछे भेजने की हिमाकत मत करना। मुझे ऐसी कोई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए जिसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल या अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस तक न करा सकूं। ये जहर उगलते हुए उसने सिर्फ एक नजर उस घूंघट वाली लड़की की तरफ देखा था, जिसका झुका हुआ सर उसकी इन बातों को सुनकर और ज्यादा झुक गया था। उसके बाद रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। माँ ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रांत अपना सूटकेस उठाकर उसी रात एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। उन 4 सालों में उसने घर के हर रिश्ते को एक तरफ तौर पे काट दिया था, और वो आया भी तो था सिर्फ अपनी मर्जी से, इस शर्त पर कि वो इस बेनाम रिश्ते को तलाक देकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हवेली की लोकेशन पर पहुंचना विक्रांत के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था जब उसकी कार उस पुरानी विशाल हवेली के ऊंचे लोहे के फाटकों के सामने जाकर रुकी। चारों तरफ एक डरावना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। इससे पहले कि विक्रांत कार से उतरकर दरवाजे पे दस्तक देता, एक अजीब सी खटक की आवाज के साथ छोटा गेट खुला और अंदर से एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लिए बाहर आया। उसने विक्रांत के शहरी हुलिये और उसकी महंगी कार को देखकर तुरंत कहा कि आइए छोटे साहब, अंदर आ जाइए। आपके आने की खबर बड़े साहब ने फोन पर पहले ही दे दी थी। चौकीदार की आवाज में एक अजीब सी यांत्रिकता थी, जैसे वो किसी रोबोट की तरह बात कर रहा हो। विक्रांत ने बिना कुछ कहे कार की चाबी उसे थमाई और हवेली के बड़े अहाते को पार करता हुआ भीतर दाखिल हो गया। पूरी हवेली इस वक्त पूरी तरह अंधेरे और खामोशी के आगोश में डूबी हुई थी। विक्रांत को एक अजीब सी उलझन हुई कि अगर सब सो रहे हैं, तो मुझे मेरा कमरा कौन दिखाएगा। और डैड ने तो दावा किया था कि कायनात इसी वक्त यहीं पे है। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई कि तभी गलियारे के एक कोने से एक अधेड़ उम्र की नौकरानी हाथ में मोमबत्ती लिए आती दिखाई दी। उसने बिना किसी भाव के कहा कि आपका कमरा ऊपर दाई तरफ है साहब, चलिए। विक्रांत उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल लगातार कौंध रहा था कि इन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने इनकी बेटी को 4 साल तक एक लवारिस की तरह छोड़ रखा था। फिर ये लोग इतनी खामोशी से मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं। नौकरानी ने उसे एक बड़े साफ सुथरे कमरे में छोड़ दिया, जहाँ कीमती लेकिन पुराना लकड़ी का फर्नीचर रखा था। विक्रांत ने कपड़े बदले, फ्रेश हुआ, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर सोचने लगा कि वो लड़की इस वक्त किस कमरे में होगी, और क्या वो सचमुच वही है जो मुझे शहर में मिली थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। विक्रांत ने कहा कि अंदर आ जाओ। दरवाजे के खुलते ही कमरे के भीतर घुंघरुओं और पायलों की एक तेज छनक गूंज उठी। विक्रांत ने चौंक कर सर उठाया, और जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर वो अपनी जगह पर जड़ हो गया। सामने खड़ी लड़की ने इस भीषण गर्मी के मौसम में एक बेहद भारी चटक लाल रंग की देहाती घाघरा चोली पहन रखा था, और अपने दुपट्टे से माथे तक एक लंबा घूंघट काट रखा था। उसके दोनों हाथ कोहनी तक कांच की रंग बिरंग चूड़ियों से भरे हुए थे, और उसके हाथ में खाने की एक भारी ट्रे थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, एक बेहद देहाती और खुरदुरे लहजे में कहा कि अरे साहब जी, अब इस भारी थाली को पकड़ भी लो, हमारे तो हाथ टूटे जा रहे हैं। उसकी आवाज सुनते ही विक्रांत का दिल जैसे किसी गहरे कुएं में डूब गया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को दबाते हुए पूछा कि तुम कायनात हो ना। उस लड़की ने अचानक एक झटके से अपने हाथ से उस लंबे घूंघट को पीछे की तरफ फेंक दिया। घूंघट हटते ही जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गई। चेहरा बिल्कुल वही था, वही आंखें, वही नक्श, लेकिन वो अपने दुपट्टे के कोने को अपने दांतों में दबाकर बेहद फुदर अंदाज में हंस रही थी। उसका ये अंदाज, उसकी ये बॉडी लैंग्वेज किसी भी कोण से उस शहर वाली सोफिस्टिकेटेड रहस्यमयी काली साड़ी वाली लड़की से मेल नहीं खाती थी। विक्रांत ने गहरे सदमे में आकर अपना सर पकड़ लिया। वो लड़की उसके बेहद करीब आई और बोली कि हाँ जी, हम ही हैं, आपकी वो बीबी। कहिए कैसा लगा हमारा रूप।
विक्रांत को उसका ये करीब आना और उसकी देहाती खुशबू इतनी नागवार गुजरी कि उसने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और बेहद कठोर लहजे में कहा कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। आधी रात को एक गैर मर्द के कमरे में इस तरह बिना घूंघट के चली आई हो। अगर हवेली में किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो। कायनात ने बड़ी मासूमियत और बेवकूफी से अपनी पलकें झपकाई और बोली कि अरे इसमें शर्म कैसी साहब जी, आप तो हमारे असली वाले मर्द हैं ना। हमारा तो निकाह हुआ था ना 4 साल पहले। और अब तो फूफो जी कह रही थी कि तुम शहर से अकल सीख कर आए हो, पर तुम तो अभी भी वैसे ही गुस्से वाले हो। उसकी ये बातें विक्रांत के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसने मन ही मन सोचा कि अकल आ नहीं गई है, मेरी अकल पूरी तरह घास चढ़ने गई थी जो मैं एक जैसी शक्ल देखकर यहाँ दौरा चला आया। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका अंदाज, उनकी रूह कभी एक जैसी नहीं हो सकती। उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए उस लड़की की आंखों में देखा और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है जो शहर में रहती है, जो समर प्रताप सिंह के साथ घूमती है। कायनात ने एक बार फिर फुहारते हुए हंसते हुए कहा, अरे नहीं साहब जी, हम तो अपनी माँ की इकलौती औलाद है। हमारे पैदा होते ही हमारे बापू तो परलोक सुधार गए थे, फिर हमारी कोई बहन कहाँ से आएगी। ये कहकर वो फिर हंसने लगी। विक्रांत की बर्दाश्त का पैमाना पूरी तरह झलक गया। उसने चिल्लाकर कहा कि बस करो ये बकवास और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो समझ चुका था कि उससे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो चुकी थी। ये लड़की वो हसीन जादुई औरत नहीं थी जिसने उसके दिल में एक ही नजर में आग लगा दी थी। वो तो कोई और थी जो शहर में समर प्रताप सिंह के साथ किसी गहरे खेल में शामिल थी। विक्रांत ने तय कर लिया था कि वो सुबह होते ही इस मनहूस हवेली से निकल जाएगा और इस कागजी रिश्ते को हमेशा के लिए दफन कर देगा। वो करवट बदलकर बिस्तर पर लेट गया और खुद को सुलाने की नाकाम कोशिश करने लगा। अभी मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा ही बीता होगा कि किसी ने उसके कंधे को बहुत बेरहमी से झकझोर डाला। एक तेज करकती हुई लड़के की आवाज कमरे में गूंजी कि अरे विक्रांत भाई, उठ भी जाओ। शहर के बाबू इतनी देर तक सोएंगे तो गांव का काम कैसे होगा। सुबह के 7 बज चुके हैं। विक्रांत ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली। उसने देखा कि कमरे की खिड़कियों के भारी पर्दे हटा दिए गए थे और बाहर की तेज धूप सीधे उसके चेहरे पे पड़ रही थी। सामने एक गठीले बदन का मैली धोती पहने गांव का ही कोई लड़का खड़ा दांत निकाल रहा था। उसने कहा कि मैं सोनू हूँ, आपका साला। बुआ जी ने आपको नीचे नाश्ते के लिए बुलाया है, जल्दी करिए। विक्रांत का मन इस पूरे माहौल से खट्टा हो चुका था। उसने वॉशरूम जाकर जैसे तैसे खुद को तैयार किया और कमरे से बाहर निकला। वो मन ही मन पक्का कर चुका था कि वो अपनी फूफो को आखिरी प्रणाम करेगा, इस रिश्ते के लिए माफी मांगेगा और अपनी कार लेकर सीधे शहर लौट जाएगा। जैसे ही वो गलियारों से गुजर रहा था, उसने देखा कि कायनात सामने से आ रही थी, लेकिन अब उसके शरीर पर वो भारी लाल घाघरा नहीं था, बल्कि एक बेहद सादा मैला सा सलवार कमीज था। उसने अपने दुपट्टे को दाएं कंधे से लपेटकर कमर पर एक बड़ी सी गांठ बांध रखी थी और उसके हाथ में एक लोहे की बड़ी बाल्टी थी। तभी सोनू ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे कायनात, डेयरी से शिकायत आई है कि तूने आज सुबह दूध में से मक्खन सही से नहीं निकाला। जरा अपने इस हाथों को और जोर से चला, वरना आज फिर बड़े बापू से मार खा पड़ेगी। विक्रांत ने जब ये दृश्य देखा तो उसे एक अजीब सी घिन और तरस का एहसास हुआ। ये लड़की जिसके हाथ गोबर और दूध की बाल्टियों में सने रहते हैं, वो कैसे उनकी बीवी हो सकती है। वो चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ हवेली के बड़े बैठक रूम में चला गया। वहां सोफे पर एक बूढ़ा खूंखार दिखने वाला आदमी हाथ में हुक्का लिए बैठा था। उसने विक्रांत को देखते ही एक बेहद नफरत भरी निगाह उस पर डाली और कहा कि तुम तो वर्धन साहब के बड़े लाडले बेटे हो, जो 4 साल तक विलायत में ऐश करके आज यहाँ मुंह उठाकर चले आए हो। तुम्हारी इस फूफो ने और इसकी इस अनाथ बेटी ने हमेशा इस हवेली के टुकड़ों पर पलकर भी हमारे ही बच्चों के हक पर डाका डालने की कोशिश की है। वो शकील थे, कायनात के बड़े ताऊ। विक्रांत ने अपने गुस्से का करवा घूंट पिया। वो यहाँ किसी गांव की आपसी राजनीति का हिस्सा बने नहीं आया था। तभी उसकी फूफो नाजो जी रसोई से बाहर निकली। उनके हाथ पूरी तरह आटे से सने थे और उनके चेहरे पर उम्र से पहले ही आई झुर्रियां साफ दिखी जा रही थी। उसने बड़े प्यार से कहा कि विक्रांत बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बना रही हूँ, अभी लाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाती, शकील ने हुक्का टेबल पर पटकते हुए कहा कि अरे नाजो, तुम्हें अपने इस दामाद की खातिरदारी से फुर्सत मिले तो जाकर जरा मेरे कमरे की सफाई कर देना, और मेरी दवाई का वक्त हो चुका है।
नाजो फूफो तुरंत सहमकर उल्टे कदमों से रसोई की तरफ भाग गई। विक्रांत ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे जो नजारा दिखा उससे उसकी पूरी एलिट पर्सनैलिटी को हिलाकर रख दिया। कायनात बाहर आंगन में बड़े बड़े बर्तनों में भैंस का गोबर भर भर कर हाथ से उसकी थपकियां बना रही थी और उन्हें दीवार पर सुखाने के लिए चिपका रही थी। विक्रांत को एक जोरदार उबकाई आई। उसने मन ही मन कहा, ओ गॉड, कहाँ मैं उस नियो की हसीन यादों और शहर की उस काली साड़ी वाली क्वीन को इस गोबर उठाने वाली लड़की से कंपेयर कर रहा था। मुझे इसी पल यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो एक झटके से खड़ा हुआ, लेकिन तभी नाजो फूफो नाश्ते की थाली लेकर आ गई। उनकी आंखों की ममता के आगे विक्रांत को मजबूरन बैठना पड़ा। उसने जैसे तैसे नाश्ता किया, लेकिन उसकी नजरें लगातार बाहर खुले दरवाजे से कायनात को उस दयनीय हालत में देख रही थी। तभी हवेली के भीतर एक और अधेड़ उम्र का मर्द दाखिल हुआ। उसने आते ही एक मैली शर्ट नाजो फूफो के मुंह पे दे मारी और चिल्लाकर कहा कि कितनी बार कहा है कि मेरे सफेद कपड़े इन लड़कों के कपड़ों के साथ मत धोया करो। इस पर इसी कपड़े का रंग चढ़ गया है। तुम माँ बेटी इस हवेली पर सिर्फ एक बोझ हो। सालों से तुम लोगों को पाल पाल कर तो मेरी कमर टूट गई है। आने वाला शख्स सुमेर था, कायनात का छोटा ताऊ। विक्रांत ने देखा कि नाजो फूफो ने बिना किसी प्रतिवाद के बेहद शर्मिंदगी से उस शर्ट को उठा लिया और वहां से चली गई। विक्रांत को ये समझते देर नहीं लगी कि इस पूरी विशाल हवेली में सिर्फ उनकी फूफो और कायनात ही थी जो नौकरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी, जबकि बाकी पूरा खानदान ऐसो आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। विक्रांत ने चाय का कप टेबल पे रखा और खड़ा हो गया। उसने शकील को एक औपचारिक सलाम किया और कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो आंगन पार कर रहा था, कायनात ने अपने गोबर से सने हाथों को अपने माथे तक ले जाकर उसे एक अजीब सा सलाम किया और अपने उसी चिड़चिड़ाहट फुहर अंदाज में दुपट्टा दांतों में दबाकर हंसती हुई अंदर भाग गई। विक्रांत कार की तरफ बढ़ा, लेकिन नाजो फूफो ने उसका रास्ता रोक लिया और बड़े लाड से कहा कि बेटा, आज की रात तो रुक जाओ। 4 साल बाद आए हो, कल सुबह चले जाना। विक्रांत फूफो की उस भीगी आवाज को नहीं ठुकरा सका। उसने हामी भर दी, लेकिन उसने तय किया कि वो इस हवेली के भीतर चल रहे असली खेल की छानबीन जरूर करेगा। शाम होते होते विक्रांत ने हवेली के आसपास के लोगों से जो कुछ जाना, उसे उसकी बची खुशी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। कायनात वाकई वही लड़की थी जो इस हवेली के कोरों पर पली थी, जिसने बमुश्किल इंटर पास किया था और जिसका शहर की आधुनिक दुनिया से दूर दूर तो कोई वास्ता नहीं था। विक्रांत अपने कमरे में लेटा हुआ सिर्फ रात गुजारने का इंतजार कर रहा था कि तभी सोनू अपने 2 भाइयों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सातिर मुस्कान थी। उसने कहा कि विक्रांत भाई, आप पहली बार हमारे गांव आए हैं। चलिए आपको इस गांव का सबसे मशहूर हिस्सा घुमाकर लाते हैं। शाम की ठंडी हवा भी चल रही थी। विक्रांत अपनी ऊब को मिटाने के लिए उनके साथ चल पड़ा। जब वे हवेली से काफी दूर गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक घने छोटी से जंगल के पास पहुंचे तो चारों तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह अपने पैर पसार चुका था। सोनू ने अचानक विक्रांत के कंधे पे हाथ रखा और एक तीखा कहकहा लगाते हुए कहा कि विक्रांत भाई, अगर शहर के बाबू को भूतों से डर नहीं लगता तो इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना खंडर स्टोरेज हाउस है, चलिए उसे दिखाते हैं। विक्रांत को अपने एलिट होने का अहंकार पर चोट महसूस हुआ। उसने कहा कि मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता, रास्ता दिखाओ। वे सब उस खंडर नुमा लकड़ी के मकान के भीतर दाखिल हुए। फर्श पूरी तरह धूल और सड़ी हुई लकड़ियों से पटा पड़ा था। विक्रांत जैसे ही उस मकान के केंद्र में पहुंचा और मुड़कर सोनू से कुछ कहना चाहा, वैसे ही एक भयानक कड़ाके की आवाज आई। फर्श की खोखली लकड़ियां टूट गई और विक्रांत सीधे कई फीट गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। उसके गिरते ही ऊपर से सोनू और उसके भाइयों का एक शैतानी जोरदार अट्ठास गूंज उठा। सोनू ने गड्ढे के मुहाने पर आकर नीचे झांकते हुए कहा कि देखा सहरू बाबू, कैसा लगा हमारा ये जाल? तुम बड़े साहब की अमानत पर आंख गराने चले आए थे। जो भी हमारे बड़े साहब की चीज की तरफ हाथ बढ़ाएगा उसकी यही हश्र होगा। विक्रांत खुशकिस्मत था कि उसका शरीर कसरती और मजबूत था, इसीलिए उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, वरना उस गहराई से गिरने पर किसी भी रीढ़ की हड्डी टूट सकती थी। उसने गुस्से से ऊपर देखा तो सोनू ने कहा कि अब पड़े रहो इस अंधेरे कुएं में। सुबह तक जब तुम्हें ढूंढेंगे तब हम कह देंगे तुम अपनी कार लेकर रात में ही शहर भाग गए। यहाँ कोई तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। ये कहकर उन्होंने उस खंडर के मुख्य लोहे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला जड़ दिया और उनकी हंसने की आवाजें धीरे धीरे दूर चली गई। चारों तरफ एक जानलेवा सर्द खामोशी छा गई।
विक्रांत उस गड्ढे में बैठा खुद को कोस रहा था कि तभी उसे खंडन के मुख्य दरवाजे पर किसी भारी चीज के टकराने की आवाज आई। कोई बहुत बेरहमी से उस ताले पर कुल्हाड़ी या पत्थर बरसा रहा था। विक्रांत ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि ऊपर कोई है, मैं यहाँ नीचे गड्ढे में फंसा हुआ हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन ताले के टूटने की एक जोरदार आवाज आई और अगले ही पल एक तेज टॉर्च की रोशनी उस खंडर के भीतर फैल गई। किसी ने गड्ढे के मुहाने पर आकर नीचे टॉर्च चमकाई। विक्रांत ने जब ऊपर देखा तो उसकी सांसें गले में ही अटक गई। टॉर्च पकड़े जो लड़की वहां खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि कायनात थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर वो फुहरता नहीं था। उसने बिना एक शब्द बोले अपने बदन से उस लंबे खादी के दुपट्टे को उतारा और उसे बीच से फाड़कर बड़ी मजबूती से 3-4 गांठें बांधी, जिससे वो एक लंबी रस्सी में तब्दील हो गया। उसने उस रस्सी के एक सिरे को दरवाजे के बड़े लोहे के हैंडल से बांधा और दूसरा सिरा गड्ढे के भीतर फेंक दिया। विक्रांत ने उस रस्सी को थामा और अपने कसरती बदन के दम पर कुछ ही पलों में गड्ढे से बाहर आ गया। वो अब कायनात के ऐन सामने खड़ा था। कायनात के बाल बिखरे हुए थे और उसकी नीली आंखें इस वक्त अंधेरे में किसी गहरी झील की तरह चमक रही थी। विक्रांत ने हाँफते हुए कहा कि थैंक यू कायनात, अगर तुम आज सही वक्त पर नहीं आती तो वो नीच लड़के मुझे यहीं। लेकिन उसका वाक्य बीच में ही टूट गया जब कायनात ने एक बेहद सधी हुई साफ और अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में कहा कि थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विक्रांत वर्धन, हम अपने घर आए मेहमानों की जान बचाना जानते हैं और मुझे अच्छे से पता था कि मेरे वे कंचन्स आपके साथ कोई न कोई घटिया गेम जरूर खेलेंगे। उसकी ये आवाज, उसका ये लहजा सुनते ही विक्रांत के दिमाग की सारी नसें एक साथ फट गई। ये हूबहू वही आवाज थी, वही टोन था जो उसने शहर के उस आलीशान हॉल में समर प्रताप सिंह के बगल में खड़ी लड़की से सुना था। वो पागल हो जाने की हद तक उत्तेजित हो गया। उसने बिना सोचे समझे कायनात की दोनों कलाइयों को अपनी फौलादी गिरफ्त में लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाया कि दोबारा बोलो वही बात जो तुमने अभी कही। तुम कौन हो? तुम ये देहाती होने का नाटक क्यों कर रही हो? कायनात के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट उभरी। उसने पूरी ताकत से अपने हाथ विक्रांत की पकड़ से छुड़ाए और 2 कदम पीछे हटते हुए कहा कि अपनी हद में रहिए मिस्टर विक्रांत। आधी रात के इस अंधेरे जंगल में आप अपनी जान बचाने वाली लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है और हवेली वापस जाना है तो मेरे पीछे पीछे खामोशी से चले आइए। ये कहकर वो अपने फटे हुए दुपट्टे को अपने बदन पर लपेटती हुई तेजी से उस खंडर से बाहर निकल गई। विक्रांत स्तब्ध रह गया। वो उसके पीछे भागा, लेकिन वो लड़की उस घने में अंधेरे में इतनी तेजी से गायब हुई जैसे कोई साया हो। विक्रांत किसी तरह अंदाजे से पैरों से टकराता हुआ वापस हवेली पहुंचा। उसके भीतर का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी बन चुका था। वो सीधे सोनू के कमरे की तरफ बढ़ा, जहां सोनू और उसके भाई अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए शराब की बोतलें खोल रहे थे। विक्रांत ने बिना कोई चेतावनी दिए दरवाजे को लात मारकर खोला और सोनू को उसके कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बीच आंगन में ले आया। सोनू के भाई भी पीछे पीछे लाठियां लेकर दौड़े, लेकिन विक्रांत युवा के रफ एंड टफ बॉक्सिंग क्लब का हिस्सा रह चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार मुक्का सोनू के जबड़े पर जरा, जिससे सोनू के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। विक्रांत ने बाकी दोनों भाइयों को भी बड़ी बेरहमी से फर्श पर पटका और उनकी लाठियां छीनकर उनकी ही पीठ पर तोड़ डाली। पूरे आंगन में चीख पुकार मच गई। हवेली के हर कमरे के दरवाजे खुल गए। शकील और सुमेर अपनी बंदूकों के साथ बाहर निकल आए। शकील ने दहाड़ मारकर कहा कि इस बदतमीज शहरी बाबू को इसी वक्त हमारी हवेली से बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों पे हाथ उठाने की? नाजू फूफो रोती हुई बीच में आ गई। विक्रांत ने शकील की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं यहाँ तुम्हारी इस सड़ी हुई हवेली में एक पल भी रुकने नहीं आया था। तुम्हारे ये बच्चे जिस बड़े साहब के दम पर उछल रहे हैं ना, उसका इलाज मैं शहर जाकर करूंगा। उसने एक नजर पीछे मुड़कर देखा, जहां कायनात अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे बेहद शांत और ठंडी निगाहों से इस पूरे मंजर को देख रही थी। विक्रांत मुड़ा और अपनी कार स्टार्ट करके उस गांव की सीमा को हमेशा के लिए पार कर गया। आधी रात के बाद जब वो शहर अपने फ्लैट पे पहुंचा तो उसका दिमाग पूरी तरह सुलग रहा था। उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि सुबह होते ही वर्धन मेंशन और गांव के बीच फोन लाइनों पर भूचाल आने वाला है। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसके चेहरे पर एक खूंखार दृढ़ता थी। उसने सावर लिया, एक ब्लैक सूट पहना और अपनी कार की चाबी उठाकर सीधे समर प्रताप सिंह के आलीशान पेंट हाउस की तरफ बढ़ गया।
वो जानता था कि समर इस शहर का सबसे बड़ा रसूखदार आदमी है, लेकिन वर्धन फैमिली का नाम भी किसी से छोटा नहीं था। विक्रांत बिना किसी सिक्योरिटी की परवाह किए समर के पेंट हाउस के मुख्य हॉल में दाखिल हो गया। वहां एक नौकर हाथ में कॉफी की ट्रे लेकर ऊपर की तरफ जा रहा था। विक्रांत के चेहरे के भयानक तेवरों को देखकर नौकर के हाथ कांपने लगे। विक्रांत ने उसकी आंखों के इशारे को समझा और सीढ़ियां लांघता हुआ सीधे समर के पर्सनल स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। समर वहां अपने लैपटॉप पर किसी बड़े प्रोजेक्ट की फाइल देख रहा था। अचानक इस आक्रमण पर समर ने सर उठाकर देखा, लेकिन उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, बल्कि उसके होठों पर एक बेहद शातिर और विजयी मुस्कान बिखर गई। उसने अपनी चेयर पर पीछे टिकते हुए कहा कि मान गए विक्रांत साहब, बड़े सख्त जान निकले तुम। सच सच बताना, उस गहरे गड्ढे से बाहर कैसे आए? मैंने तो तुम्हारे साले सोनू को पूरा ठेका दिया था कि तुम न्यूयॉर्क वापस जाने के लायक ही न बचो। विक्रांत ने कदम बढ़ाते हुए समर के सामने जाकर अपनी दोनों हथेलियों उसकी टेबल पर टिका दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुम तो वो बड़े साहब जिसके इशारे पे वो गांव के भूखे भेड़िया मुझ पर पीछे से वार कर रहे थे। लेकिन आखिर क्यों समर? तुम्हारा मेरी बीवी से क्या लेना देना है? समर ने एक तीखा अट्ठास किया, अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा होकर दीवार की तरफ इशारा करते हुए बोला कि अब तक वो तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए था विक्रांत। देखो। उधर विक्रांत ने जब उस बड़ी दीवार की तरफ देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दीवार पर कायनात की दर्जनों तस्वीरें लगी थी, लेकिन वे कोई आम तस्वीरें नहीं थी। वे सब हिडन कैमरों से ली गई थी। किसी तस्वीर में कायनात गांव के कॉलेज से बाहर निकल रही थी, किसी में वो अपने सादे सलवार कमीज में कुएं से पानी भर रही थी, तो किसी तस्वीर में वो रोती हुई नाजो फूफो का हाथ थामे खड़ी थी। समर ने विक्रांत के करीब आकर कहा कि हाँ विक्रांत, ये तुम्हारी वही कानूनी बीवी है जिसे तुम एक अनपढ़ बोझ समझकर छोड़ गए थे। मुझे पता था कि तुम कबीर की शादी में आओगे, इसीलिए मैं जानबूझकर कायनात को उस इवेंट में एक कीमती साड़ी पहनाकर लाया था ताकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देख सकूं। मैं देखना चाहता था कि जब तुम अपनी उस नायाब अमानत को मेरे इतने करीब देखोगे तो तुम्हारे अहंकार का क्या हश्र होगा। और मैं कामयाब रहा। कायनात तुमसे बेइंतहा नफरत करती है क्योंकि तुमने 4 साल तक उसकी असम्मत और उसकी इज्जत को पैरों तले से रौंदा है। और जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी हवेली के बड़े भाई का बेटा हूँ जो सालों पहले शहर आकर इस समर प्रताप सिंह के नाम से मशहूर हुआ। मैं कायनात को उसकी पैदाइश के वक्त से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप ने अपनी जुबान के वास्ते उसे तुमसे बांध दिया है। अब जब तुम वहां तमाशा करके आ चुके हो तो कायनात खुद तुमसे तलाक मांगेगी, और जैसे ही तुम उसे आजाद करोगे वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। विक्रांत के भीतर का फौलाद जाग उठा। उसने बिना एक सेकेंड गवाए समर की कीमती कॉलर को अपनी मुट्ठी में भींचा और उसे दीवार से सटा दिया। ताकत में विक्रांत उससे कहीं ज्यादा भारी था, लेकिन इससे पहले कि वो समर के चेहरे को बिगाड़ता उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। विक्रांत ने समर को एक झटके से छोड़ा और फोन ऑन किया तो उसके पिता की बेहद कमजोर रोती हुई आवाज आई कि विक्रांत, नाजो का फोन आया था। वो कह रही थी कि अब पानी सिर से ऊपर आ चुका है। कायनात खुद तुझसे इसी वक्त तलाक चाहती है। तुम कोर्ट के पेपर्स लेकर तुरंत हवेली पहुंचो। मैं और तुम्हारी माँ वहीं जा रहे हैं। विक्रांत ने अपने पिता से कहा कि ठीक है डैड, मैं आ रहा हूँ, लेकिन तलाक का फैसला वहीं हवेली के भीतर सबके सामने होगा। फोन करते ही विक्रांत ने समर प्रताप सिंह की तरफ देखा जो अपनी टाई ठीक करते हुए मुस्कुरा रहा था। विक्रांत ने मुड़ने से पहले अपनी पूरी शारीरिक ताकत को एक मुक्के में तब्दील किया और समर के चेहरे पे जड़ दिया। समर फर्श पे जा गिरा और उसके होंठ से खून बहने लगा। विक्रांत ने कहा कि ये मुक्का उस ख्याल के लिए है जो तुमने मेरी बीवी के बारे में अपने इस गंदे दिमाग में पाला था। जब विक्रांत दोबारा उस गांव की हवेली में दाखिल हुआ तो दोपहर का सूरज अपने पूरे शबाब पे था। हवेली के बड़े दलान में पूरा खानदान एक पंचायत की शक्ल में बैठा था। मिस्टर वर्धन और सुमित्रा जी एक तरफ सोफे पर बेहद दुखी चेहरे के साथ बैठे थे और उनके सामने टेबल पर वकीलों द्वारा तैयार किए गए डिवोर्स पेपर रखे थे। शकील, सुमेर और उनके 3 बेटों जिनके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी, वे सब विक्रांत को एक खूंखार निगाह से देख रहे थे। समय प्रताप सिंह भी अपने गाल पर बर्फ लगाते हुए एक कोने में बैठा था। नाजो फूफो अपनी बेटी कायनात का हाथ थामे अपराधियों की तरह नीचे फर्श पे बैठी थी। कायनात ने आज फिर वही बेहद सादा सलवार कमीज पहन रखा था और उसका सर पूरी तरह झुका हुआ था। शकील ने मुक्ता को तोड़ते हुए कहा कि आइए वर्धन साहब के लाडले बेटे, निकालिए पेन और दस्तखत कीजिए इन कागजात पर।
ताकि इन मनहूस लड़की का साया हमारे खानदान से हमेशा के लिए हट जाए। मिस्टर वर्धन ने रुंधे गले से विक्रांत से कहा कि बेटा, अब इस तमाशे को खत्म करो और इसे आजाद कर दो। विक्रांत बगुड़े की तरह शांत कदमों से चलता हुआ दलान के केंद्र में आया। उसने टेबल पर रखे डिवोर्स पेपर्स को देखा और फिर पूरे खानदान की तरफ अपनी नजरें घुमाई। हर एक के चेहरे पर एक सातिर लालची खुशी साफ तैर रही थी। विक्रांत ने उन पेपर्स को हाथ में उठाया और सबके देखते देखते उन्हें बीच से फाड़कर दो टुकड़ों में हवा में उड़ा दिया। इस अप्रत्याशित कदम से पूरे दलान में हड़कंप मच गया। समर अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिल्लाया कि ये क्या बदतमीजी है विक्रांत, तुमने तो कहा था कि तुम तलाक देने आ रहे हो। विक्रांत के होठों पर एक सर्द जानलेवा मुस्कान उभर आई। उसने कहा कि समर प्रताप सिंह, मैंने वो बात सिर्फ तुम्हारे जैसे सातिर दिमाग का असली चेहरा इस पूरे खानदान के सामने लाने के लिए कही थी। मैं यहाँ अपनी बीवी को तलाक देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज इस हवेली के इन 3 लड़कों और इन दोनों बूढ़ों भेड़ियों के खिलाफ पुलिस में एक ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराने आया हूँ। मेरे पास इस बात के पुख्ता डिजिटल सबूत हैं कि इन लोगों ने मुझे जान से मारने की नियत से उस गड्ढे में फेंका था, और मेरे पास ये भी गवाही है कि सालों से ये लोग मेरी बीवी और मेरी फूफो को बंधक बनाकर उनसे जानवरों की तरह काम करवा रहे थे और उनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कर्जा जमाए बैठे थे। शकील के हाथ से हुक्का छूट गया और सोनू के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। विक्रांत ने अपनी पॉकेट से एक दूसरा मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे पूरे खानदान के सामने लहराते हुए कहा कि ये हमारा असली मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसे मैं न्यूयॉर्क से अपने साथ लेकर आया था। मैं आज अपनी बीवी कायनात और अपनी नाजुक फूफो को इस नर्क से हमेशा के लिए विदा कराकर अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। और अगर इस हवेली के किसी भी मर्द ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो बाहर पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी है, जो तुम सबको सीधे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। विक्रांत के इस रूप को देखकर मिस्टर वर्धन, सुमित्रा जी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। नाजो फूफो ने तुरंत खड़े होकर कायनात का हाथ हिलाया और कहा कि उठ कायनात, बेटी देख, तेरा सुहाग, तेरा पति तुझे इस कैद से आजाद कराने आया है। अब एक पल भी यहाँ मत रुक। कायनात ने खामोशी से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसुओं की 2 बूंदें थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा हर तरह के देहाती मुखौटों से पूरी तरह आजाद था। वो बिना कुछ बोले उठी और सीधे अंदर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समर प्रताप सिंह ने अपनी हार को भांपते हुए विक्रांत को घूरकर देखा, लेकिन पुलिस का नाम सुनकर वो अपनी जगह से हिलने की जरूरत नहीं कर सका। विक्रांत खामोशी से अंदर कायनात के कमरे की तरफ चला गया। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो कायनात एक छोटे से सूटकेस में अपनी कुछ सादी किताबें और कपड़े रख रही थी। विक्रांत के कदमों की आहट सुनकर वो मुड़ी। विक्रांत ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरा समर्पण था। उसने कहा कि कायनात, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी आधुनिक दुनिया और अपनी डिग्रियों के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि मैं जाहिरी तौर पर दिखने वाले पाखंड को ही सच मान बैठा। तुमने मुझे आईना दिखाने के लिए वो देहाती लड़की होने का नाटक किया ना, ताकि तुम मुझे ये बता सको कि जिस लड़की को मैं एक बोझ समझ रहा था, उसका दिल और उसकी रूह कितनी महान है। अगर उस रात तुम अपनी जान पर खेलकर उस जंगल में मुझे बचाने नहीं आती, तो मेरा वो सारा एलिट क्लास का घमंड उस गड्ढे में हमेशा के लिए दफन हो जाता। कायनात की आंखों में 2 आंसू झलककर उसके गालों पर बह निकले। उसने अपनी उस असली जादुई आवाज में कहा, तो अब आपको यकीन आ गया ना मिस्टर विक्रांत, कि एक इंसान की कीमत उसके कपड़ों या उसके बोलने के लहजे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। आपने 4 साल पहले जो घाव मेरी रूह को दिए थे, ये नाटक सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए था। विक्रांत ने उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा और एक हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, वैसे तुम एक्टिंग की ऑस्कर विनर हो कायनात। वो जो लाल घाघरा पहनकर तुम मेरे कमरे में आई थी और वो जो गोबर से सने हाथों से तुमने मुझे सलाम किया था, ओ माय गॉड, आज मुझे तुम्हारा वो रूप भी इस दुनिया में सबसे हसीन लग रहा है। कायनात ने अपने होठों को भींचते हुए अपनी मुस्कान को छुपाना चाहा और बोली कि वो सब तो आपके तंग करने के लिए था। 4 साल की सजा का थोड़ा सा हर्जाना तो वसूलना ही था ना। विक्रांत ने उसका सूटकेस अपने हाथों में उठाया और उसका हाथ पूरी मजबूती से थामते हुए कहा कि 4 साल पहले छोड़कर गया था तो एक नासमझ लड़का था, आज वापस आया हूँ तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने आया हूँ। अब चाहे जिंदगी भर मुझसे ये हर्जाना वसूलती रहना। कायनात ने एक गहरी इकरार भरी मुस्कान के साथ अपना सर विक्रांत के मजबूत कंधों पे टिका दिया। दोनों ने एक दूसरे के भीतर छिपे असली इंसान को पहचान लिया और अब आने वाली जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वे दोनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।